तो हाँ, तो चैप्टर सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मीन्स ओल्ड बुक में चैप्टर थर्ड होगा, शायद चूंकि चैप्टर फर्स्ट कट चुका है पूरी तरह से, अब चैप्टर फर्स्ट की जगह चैप्टर सेकंड वाला फर्स्ट बन चुका है, डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और थर्ड की जगह ये सेकंड चैप्टर नए बुक में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो उसमें वही है, बी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे रूल। हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ा, डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट को स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, समझा कि जो हमारी चुनी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो फ्री नहीं है चाहे जो करे, क्योंकि चाहे जो करने में लाइक दे उस तरह के मोनार्की और डेमोक्रेसी डिक्टेटर में होता था, क्योंकि वो नॉट आंसरेबल फॉर इट्स सिटीजन्स, अपने जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। लेकिन इन डेमोक्रेसी द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर दियर पीपुल। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। बहुत से ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिससे सरकार को और जनता को फॉलो करना पड़ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब चीज़ों का रिकमेंडेशन मतलब वो किया गया है, दिया गया है। ऑल सच रूल्स टूगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संविधान। क्योंकि संविधान में सारा क्राइटेरिया दिया गया है कि सरकार के क्या पावर है, जनता के पावर क्या है, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। क्लास 8th में आपको एक्सप्लेन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स। आगे देखिए, एज द, ये लाइन है, तो एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, जो कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ, एक तरह से सर्वोच्च कानून है देश के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। हमारा संविधान इस चीज को निर्धारित करता, कंसीडर करता है कि जो हमारे राइट्स क्या है, सरकार के क्या पावर हैं, और गवर्नमेंट शुड फंक्शन, उसके कार्य क्या हैं। इन दिस चैप्टर we ask some basic question about the constitutional design of democracy। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है डेमोक्रेसी का, संवैधानिक डिजाइन जिसको हम कह सकते हैं, रूपरेखा है जो लोकतांत्रिक सरकार का, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरी हमें संविधान की। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, और ये संविधान कैसे बना। हु डिजाइन एंड इन व्हाट वे, कौन इसको डिजाइन किया, कैसे, किन तरीकों से, इन सब को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस क्वेश्चनों के आंसर को जानेंगे। What are the values that shape the constitution in democratic states? Once constitution is accepted, can you change? हेलो बेटा, आवाज नहीं आए। Once a constitution is accepted, कह रहा कि अगर एक बार हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया तो क्या उसमें हम change नहीं कर सकते अपनी जरूरत के अनुसार। तो इसकी भी व्यवस्था दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of the South Africa। कह रहा है कि वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग मतलब एक नया, चूंकि साउथ अफ्रीका जल्दी में डेमोक्रेटिक हुआ है 1994 या ऐसे में कॉलोनियल रूल से, जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए नेल्सन मंडेला, जिनको 28 ईयर्स जेल में, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जेल में बंद किया गया था। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हो, एक तरह से एक बेस्ट मॉडल माना जाता है, समझे ना, रेनबो अम्ब्रेला एक तरह से उसको कहते हैं। We begin this chapter by looking at what happened there and
हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क। मीन्स कह रहा है कि इस चैप्टर में शुरुआत में पहले हम अफ्रीका के उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन लोगों ने अपने संविधान को मतलब देखा और उसको बनाया। अबाउट टास्क ऑफ डिजाइनिंग दियर कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में, प्रारूप उसका बनाने में जो उन लोगों को टास्क चैलेंज था उसको कैसे सॉल्व किया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यू, और इसके जो हैं मूलभूत वैल्यू क्या हैं, एंड हाउ इट प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द conduct of citizens life and that of the government। और फिर कैसे इट प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द, मतलब एक गुड फ्रेमवर्क मतलब एक अच्छा ढांचा, मतलब एक अब शारीरिक ढांचा होता है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकार कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को चला सके और लोगों का जीवन और सरकार सुखमय हो सके। अगला पेज। तो आपका सेकंड पेज है। देखिए अभी हम देख रहे हैं केवल 12 लोग जुड़े हैं, तो यही है। और चलिए अभी लास्ट में बताएंगे आपको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में भी जैसे कहा भी था कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसको स्टडी करेंगे, क्यों वो यूनिक कहा जाता है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला का पिक्चर भी दिख रहा होगा आप लोगों का फेस। तो दिया गया है आई हैव, ये इनके वर्ड्स हैं नेल्सन मंडेला के, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। क्या कहा है इसमें, इन्होंने कहा है स्पीच जो दिया था कि आई हैव फॉट अगेंस्ट, हम लोगों ने लड़ा है, वाइट डोमिनेशन मतलब ब्रिटिश लोग जो कॉलोनियन वहाँ बनाए थे, और फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, ब्लैक डोमिनेशन मतलब जो वहाँ की ओरिजिनल इनहेबिटेंट थी काली जाति निग्रो। आप लोगों को अपार्थीड के बारे में बताया था हमने कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, वर्ण भेद जिसको कहते हैं, वर्ण मतलब वर्ण भेद, कला, गोरे चमड़ी वाले काले चमड़ी वाले थे, अपार्थीज उन लोगों को एक तरह से वो लोग हे दृष्टि से देखते थे, और डिनाई मतलब उनको कहीं भी आने जाने का या ब्रिटिश एरिया में प्रवेश लेने से वो सब चीज़ों से वंचित था, जैसे हमारे यहाँ होता था। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टूगेदर। वो कह रहे हैं कि आई हैव चेरिश्ड, चेरिश का मतलब होता है कि हमारी कामना है कि आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक मतलब जो लोकतंत्र है उसका जो आइडियल हो, एक तरह से आदर्श, फ्री सोसाइटी समाज स्वतंत्र हो जिसमें सभी लोग एक साथ रह सके शांति से, एक भाईचारा की भावना के साथ, एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर का मौका मिले, कोई भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड दियर रिलीजन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। It is an ideal which I hope to live for and to achieve। और एक ऐसा आदर्श होना चाहिए कि जिसमें सब लोग रह सके और अपनी अपने गेन को, अपने अपने एम को गेन कर सकें। बट इफ नीड बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। कह रहे हैं कि बट इफ नीड्स टू बी, और अगर इस आइडियल मतलब इज इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, मतलब अगर मुझे मरना भी पड़े इसके लिए तो मैं मरने को तैयार हूँ, मैं इस तरह का आइडियल देना चाहता हूँ।
This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. कह रहा है दिस वाज, ये नेल्सन मंडेला के शब्द हैं। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन, जिनको एक तरह से ट्रेजन मतलब होता है कि मतलब देशद्रोह, मतलब जिसको कह सकते हो कि आपराधिक कार्यों में लिप्त रहना, जिसको हम कह सकते हैं, बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीकन जो अंग्रेजी सरकार थी उनके द्वारा। ट्रीजन लास्ट चैप्टर के लास्ट में मीनिंग दी गई है, पीड़ित करना, एक तरह से प्रताड़ित करना, जेल में जो उनको। He had 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964, जिसमें उनको प्लस उनके साथ 7 लीडर्स को सेंटेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब पूरे आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, आप सुनते होंगे। एक होता है सेंटेड टू डेथ किल, मतलब मृत मौत की सजा, दूसरा होता है आजीवन कारावास। 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया। हाँ, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थीड, जो साहस, डेयरिंग मीन्स करेज, साहस कर रहे थे, अपोज अपार्थीड, अभी हमने बताया था अपार्थीड मीनिंग भी दी गई है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक और वाइट रेजमी इन हिज कंट्री, अपने देश में जो है अपार्थीड का जो विरोध कर रहे थे वो और उनके लीडर्स। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, वो 28 साल साउथ अफ्रीका की मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, मतलब सबसे खतरनाक जेल, जैसे आजकल कहते तिहाड़ जेल। अंग्रेज हम लोगों को, हमारे लीडर्स को कहाँ भेजते थे? काला पानी मीन्स अंडमान निकोबार आइलैंड, सेलुलर जेल वहाँ। ऐसे ही रॉबिन आइलैंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर वो रॉबिन आइलैंड चुने थे। आइलैंड मतलब टापू होता है जहाँ पे उस समय सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी, निर्वासित जीवन व्यतीत करना जिसको। अगला हम लोगों का स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ हिज सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वर्णभेद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक सिस्टम का नाम था, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस था, एक तरह से आम था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और इसमें ब्रिटिश लोग जो जाके वहाँ बस गए थे, उपनिवेश अपना बनाए थे, वो लोग अफ्रीकन मूल के लोगों को पर, काली लोगों पर, निग्रो जाति जिनको कहते हैं, इम्पोज मतलब थोपे थे ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज। और गांधी जी जब गए थे वहाँ पे तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से वहाँ पे लोगों को आंदोलन का रास्ता दिया अपार्थीड से लड़ने का। और गांधी जी के शिष्य भी थे एक तरह से ये नेल्सन मंडेला। ड्यूरिंग यस 17 और 18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट्स विद आर्म एंड फोर्स, उसी समय हमारे यहाँ भी वो लोग आए। तो उस सेंचुरीज के दौरान ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनियां अपने आर्म एंड फोर्स, अस्त्र मतलब शस्त्र बल के साथ ऑक्युपाइड की, कब्जा कर लेना जिसको। इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया, जैसे वो भारत में ऑक्युपाइड किए थे, बट अनलाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल, लेकिन भारत में तो सेटल नहीं होने पाए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी फिलहाल रूल की, लेकिन ऐसा नहीं को आके बस गए। साउथ अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये सेटल हो गए। आज वहाँ ज़्यादातर संख्या हम देखेंगे निग्रो, उनकी काली मूल अफ्रीकन से ज़्यादा अंग्रेज वहाँ बसे हुए हैं। हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर, और लोकल रूलर बन गए, स्थानीय शासक बन गए। और हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल सब रहा, सब लोग नहीं आने पाए, और ये लोकल रूलर से लेकर के सेंट्रल रूलर बन गए। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color,
क्या था ये सिस्टम? डिवाइडेड द पीपुल, लोगों को एक तरह से अंग्रेज और वहाँ के मूल निवासी में बांटना, और बेसिस ऑफ स्किन कलर, काली हैं कि गोरे हैं, इसके आधार पर। द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, वो लोग काले होते थे मूल निवासी। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि उस समय उनकी पॉपुलेशन 3/4, मतलब 75% ब्लैक थे। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वेयर पीपुल ऑफ मिक्सड रेसेस, मतलब इन दोनों के अलावा वहाँ पे मिक्स्ड कलर के भी लोग थे, मिक्सिंग जाति के। एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से माइग्रेट किए थे, इंडिया से गए थे वहाँ पे प्लांटर्स वर्कर के रूप में। एंड अदर, द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर्स। अब वहाँ पे जो अंग्रेज मतलब थे एक तरह से, ये जो शासक थे, ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट, मतलब जितने भी नॉन वाइट्स लोग थे सबको इंफीरियर, मतलब नीची जाति के लोग। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। ऑपरेसिव मतलब दमनकारी नीतियां था वहाँ पे। देवर, ओके बेटा, देवर फॉरबिडन, ये सब मीनिंग आप लोग अपना अपना नोट करते रहिएगा, अपने लिए इम्पोर्टेंट रखिए, उसको अंडरलाइन कर करके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप जरूर लिखिए। फॉर द ब्लैक, तो काली जातियों के लिए जो है अत्याचार करते थे उन पे, मतलब दमनकारी नीति जिनको हम कह सकते हैं। दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे वहाँ पे उनका आना जाना मना था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिटेड, केवल परमिशन से ही वो ऐसे एरिया पे काम कर सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, इन सब एरियाओं पर उनके लिए बैन था पूरी तरह से, बिना अनुमति के वो लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। अगला पेज। मतलब पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, पूरी तरह से ये अलग अलग था सबका, अंग्रेजों के लिए अलग था और इन लोगों के लिए अलग थे, वो रहते थे। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है इस सिस्टम को? सेग्री सेग्रीगेशन का मतलब होता है, हेलो, पृथककरण, मतलब बिल्कुल दोनों ग्रुपों के लिए अलग अलग था, मतलब बांट दिया गया था। They could not even visit the churches where the whites worship. रिलीजियस प्लेस में भी जहाँ पे वाइट लोग जाते थे चर्च में, वहाँ वो नहीं जा सकते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो काली जाति के लोग थे वहाँ पे, इस जो उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, टेरिबल ट्रीटमेंट, वर्चुअल कंडीशन जो उनके साथ हो रहा था, उसके अगेंस्ट वो धरना प्रदर्शन या इस सब भी विरोध भी नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, फिलहाल 1950 से ही ब्लैक कलर्स, वहाँ की काली जाति, और इंडियंस इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइकर, धरना प्रदर्शन, हड़ताल। दे द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। फिलहाल वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह तर्ज पर
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना, जो कि एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला में जैसे डिफरेंट कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो इसीलिए उसको एक छत्र कहते हैं ना, छत्र छाया। एक संगठन जिसके तहत जो है स्ट्रगल करने वाले उस संगठन के तहत जुड़ करके उस सेग्रीगेशन, पृथककरण नीति के अगेंस्ट अपना संघर्ष शुरू किए। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मेनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो ज्वाइन। बहुत से जो समझदार अंग्रेज लोग थे वो भी इसमें ज्वाइन हुए, जैसे हमारे यहाँ ज्वाइन हुए थे। बहुत से विदेशी भी हमारे मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया ही था विदेशी एक अधिकारी, E.O. ह्यूम ने। तो ANC में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, एंड अपोज अपार्थीड, और उन लोगों ने हेलो अपोज किया, एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और इस संघर्ष में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थीड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। उस समय तक बहुत से देश आज़ाद भी हो चुके थे, और उन लोगों ने अपार्थीड को एक अनजस्ट, अन्याय और रेसिस्ट मतलब वर्णवाद के रूप में बताया। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन सफ़ेद स्किन वाली जाति की सरकार जो है कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, लगातार इसका डिटेन करती रही, मतलब इस पर ध्यान ना देना एक तरह से, और इम्पोज देम, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो इस तरह से टॉर्चर करना, और हजारों जो है ब्लैक कलर्ड पीपल की हत्याएं होती रही। तो बेटा आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आगे कल के वीडियो में।